बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी आपने सोचा है कि ऑर्गन्स भी ऑर्गन से बातें करते हैं, लेकिन नहीं सोचा ना। आज हम आपको ये बताएंगे, आपने सोचा भी नहीं लेकिन हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस मीन इंटरनल बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी को बरकरार रखना। हमारी जिस्म एक कैरेक्टरिस्टिक कैरी करती है या एक प्रोसेस रखती है जिसे हम होम्योस्टेसिस कहते हैं, जिसके तवज्जुद से हमारी बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट स्टेबल रहता है, कंटिन्यूअसली तौर पर स्टेबल रहता है। सो लेट्स डिस्कस द एग्जांपल्स। जी तो फॉर एग्जांपल हमारे ब्लड का ग्लूकोज लेवल ज्यादा है, यानी हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल राइज हो चुका है। क्या करेगी ब्लड वेसल? ये है हमारी ब्लड वेसल जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज्यादा है। जी हाँ, ये क्या है? हमारी ब्लड वेसल जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई है, ज्यादा है। अब क्या करेगी? अपने आप में ये एक स्टिमुलस है हमारी बॉडी को कि हाँ जी, ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज कर चुका है नॉर्मल से। ये एक पार्टिकुलर स्टिमुलस है हमारी बॉडी का कि ग्लूकोज लेवल इज राइजेस upward from the normal value of the glucose level in our blood। फिर हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल का हाई होने का जो स्टिमुलस है वो क्या करेगा? देखो, ये है पैनक्रियास। अब आप कहानी सुनना, बड़े मजे की कहानी है, ना समझ आए तो फिर बात कीजिएगा। ये है पैनक्रियास। यहाँ पर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स लगे होते हैं, और इन रिसेप्टर्स को हम कहते हैं ग्लट, GLUT, ग्लट। यहां पर आकर हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल का स्टिमुलाई बाइंड करेगा पैनक्रियास के ग्लट रिसेप्टर्स पर। बात समझ आ रही है? बात करेगा, हाँ जी, ये हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज स्टिमुलस पैनक्रियास को कहेगा, यार मेरे पास तो हमारे ब्लड के अंदर तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, कुछ करो कि इसको नॉर्मल किया जाए। पैनक्रियास कहेगा, यार हाँ, कुछ करते हैं। फिर पैनक्रियास एक रिलीज करेगा हार्मोन जिसको हम कहेंगे इंसुलिन। हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के स्टिमुलस जब यहां पर आकर अटैच होगा ना ब्लड रिसेप्टर्स ऑफ पैनक्रियास में, तो पैनक्रियास एक एक्ट करेगा, एक हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा, एक बनाएगा जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। फिर वो इंसुलिन जाकर डिफरेंट सेल्स के रिसेप्टर्स पर एक्ट करेगी। दीज बोथ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे ही ये इंसुलिन इन सेल्स के रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होगी, यहां पर इन सेल्स में प्रोटीन चैनल्स हैं, वो ओपन हो जाएंगे। वो प्रोटीन चैनल जैसे ही ओपन होंगे तो हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल हाई था, वो ग्लूकोज ब्लड वेसल्स के से सेल्स के अंदर आ जाएंगे, ब्लड वेसल से सेल के अंदर आ जाएंगे। जी, ये क्योंकि प्रोटीन चैनल्स ओपन हो गए ना, तो फिर ये जनाबे वाला ग्लूकोज यूं सेल्स के अंदर एंटर होंगे और सेल्स के अंदर ग्लूकोज चला जाएगा। यूं ब्लड वेसल के अंदर ग्लूकोज का लेवल जो हाई हुआ था वो नॉर्मल हो जाएगा। लेट्स सपोज अगर ग्लूकोज का लेवल हमारी ब्लड वेसल में कम है, लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन आवर ब्लड वेसल। अब क्या करेगा? अपने आप में ये भी एक स्टिमुलस है, जो कर जाकर एक बार फिर इस दूसरी एग्जांपल में पैनक्रियास के ग्लट रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड होगा। जरा मैं इस ऊपर वाले एग्जांपल को थोड़ा इरेज कर लूं। यहाँ पर ग्लट रिसेप्टर्स हैं, जहां पर लो लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज के रिसेप्टर्स दोबारा पैनक्रियास के ग्लट रिसेप्टर्स पर बाइंड होंगे। अब पैनक्रियास क्या करेगा? अब वो फिर दोबारा ये स्टिमुलस पैनक्रियास को कहेगा, यार ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, कुछ कर पैनक्रियास। पैनक्रियास अब क्या करेगा? पैनक्रियास अब एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लूकागॉन। वो ग्लूकागॉन हमारे लीवर पर जाकर लीवर के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड हो जाएगा।
जैसे वो लीवर के रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड होगा ना, तो लीवर में प्रेजेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स, लैक्टेट, फैटी एसिड, उन बड़े मॉलिक्यूल्स को, बड़े पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू द ग्लूकोज। और किस प्रोसेस के थ्रू ब्रेक करेगा, आप सबको पता होना चाहिए, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू और ग्लूकोनियोजेनेसिस के थ्रू ये ग्लूकोज फॉर्म होगा लीवर में मौजूद फैटी एसिड, लैक्टेट, अमाइनो एसिड और बड़े पार्टिकल्स से, क्योंकि यहाँ पर पैनक्रियास से रिलीज हुआ ग्लूकागॉन आकर इनके लीवर के रिसेप्टर्स पर बाइंड हो जाएगा और ये ग्लूकोज दोबारा वहां पर जाएगा जहां ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम है, यूं ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि पहले कम था अब बढ़ेगा तो बैलेंस हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ गई। लेकिन जो एक और बात है कि ये हम होम्योस्टेसिस के नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की एग्जांपल पढ़ रहे हैं और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में ये होता है कि स्टिमुलस को नेगोशिएट करेगी। एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारा स्टिमुलस था हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल, तो एंड पे उसने क्या किया, यहाँ से ब्लड वेसल से ग्लूकोज यहाँ पर सेल्स में चले गए थे और ग्लूकोज का लेवल क्या था, लो कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर बैलेंस हुआ ग्लूकोज का लेवल। और जब ग्लूकोज का लेवल लो था तो फिर यहाँ से ग्लूकोज लीवर से बनकर यहाँ के अंदर, यहाँ पे ब्लड वेसल के अंदर चले गए और ग्लूकोज का लेवल बढ़ा दिया। यूं जब हमारा स्टिमुलस में कोई चीज बढ़ी हुई होगी तो एंड पर वो कम करके उसको बैलेंस मेंटेन किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव फीडबैक स्टिमुलस के अगेंस्ट जाएगा, हम ये कह सकते हैं स्टिमुलस को निगोशिएट करेगा। ठीक है, ये एग्जांपल आपको समझ आ गई। अब समझने की बात ये है कि होम्योस्टेसिस के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। जरा मैं कैमरा कंपोनेंट्स की तरफ कर लूं फिर मैं आपको समझाता हूं। ये नीचे लिखे हुए हैं कंपोनेंट्स, समझ आ रही है आपको। पहला कंपोनेंट है स्टिमुलस। हमने पढ़ा हाई लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज का क्या था हमारे पास, स्टिमुलस था। फिर रिसेप्टर क्या थे, उनका नाम क्या था, ब्लड आर द रिसेप्टर्स और ग्लूकोज आर द स्टिमुलस, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज आर द स्टिमुलस। और फिर उसके बाद अफेरेंट सिग्नल्स, देखिए ये हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज का स्टिमुलस अफेरेंट सिग्नल भेजेगा किसकी तरफ, हमारे कंट्रोल सेंटर की तरफ। और कंट्रोल सेंटर क्या है, हमारा पैनक्रियास। ठीक है, हमारा पैनक्रियास कंट्रोल सेंटर भी हो गया और इसकी तरफ क्या भेजेगा, अफेरेंट सिग्नल्स भेजेगा, अफेरेंट सिग्नल्स भेजेगा हमारा स्टिमुलस कंट्रोल सेंटर की तरफ। फिर कंट्रोल सेंटर से आगे जब बात बढ़ेगी फिर वो इफेरेंट सिग्नल होंगे जो कि इफेक्ट करेंगे और सिग्नल्स देंगे कि किसी भी चीज का लेवल अगर ज्यादा है तो उसको कम करने का, हिंदी में कहे तो भाषण देंगे। ठीक है, इफेरेंट सिग्नल आ गए और उसके बाद इफेक्टर आएगा। दीस सेल्स आर द इफेक्टर्स। यहां पर प्रोटीन चैनल ओपन हुए थे ना, तो ये है क्या चीज, हमारा इफेक्टर्स। ये वो जगह है जहां पर इफेक्ट होगा, प्रोटीन चैनल ओपन होंगे और यहां से ग्लूकोज अंदर आ जाएगा डिफरेंट सेल्स में और बैलेंस होगा, मेंटेन होगा ग्लूकोज का लेवल विद इन द ब्लड। यस, इस तरह ये इफेरेंट सिग्नल्स किसकी तरफ जाएंगे, हमारे इफेरेंट की तरफ। यहाँ यानी पैनक्रियास से पहले एग्जांपल में यहाँ से सिग्नल जाएंगे हमारे इफेरेंट की तरफ और इफेरेंट में क्या होगा, वो बैलेंस को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। दैट आर द 6 कंपोनेंट्स ऑफ आवर होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म। ये तो हमने पहली एग्जांपल पढ़ ली, अब हम दूसरी एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास एक है स्टिमुलस कोल्ड टेम्परेचर का, एक है हॉट टेम्परेचर का। देखो हमें ना ज्यादा हॉट रहना है ना ज्यादा कूल रहना है। ठीक है, हमें एक बैलेंस रहना है, बॉडी के टेम्परेचर को बैलेंस रखना है। हमें ज्यादा ना एसिडिक रहना है ना ज्यादा एल्कलाइन रहना है, ना ज्यादा वेट रहना है ना ज्यादा ड्राई रहना है, हमें बैलेंस मेंटेन करना है। दैट इज द फंक्शन ऑफ आवर होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ पर 2 किस्म के स्टिमुलस है, एक है जनाब हमारे पास कोल्ड स्टिमुलस और एक है हमारे पास
हॉट स्टिमुलस जिसमें कि टेम्परेचर ज्यादा है और कोल्ड में ऑब्वियसली होता है कम होगा। तो यहाँ पर मौजूद है थर्मोरिसेप्टर्स। द रिसेप्टर्स ऑफ आवर स्किन आर नोन एज थर्मोरिसेप्टर्स। यहाँ पर थर्मोरिसेप्टर है वो इस कोल्ड टेम्परेचर के स्टिमुलस को कैरी करेंगे या वहां पे ये कोल्ड स्टिमुलस उन रिसेप्टर्स पर जाकर बाइंड होगा, थर्मोरिसेप्टर पर जाकर कि मियां टेम्परेचर कूल है टेम्परेचर कम है और एनवायरनमेंट कूल है, सो मेंटेन करो अपने अंदर के एनवायरनमेंट को अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ योर बॉडी। ठीक है, फिर ये थर्मोरिसेप्टर्स यहां से अफेरेंट सिग्नल्स ले जाएंगे। कहां पर? अफेरेंट सिग्नल्स ले जाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में खास मखसूस पार्ट के पास। इस पार्ट को हम क्या कहेंगे जहां पर ये सिग्नल ले जाएगा? इस पार्ट को हम कहेंगे हाइपोथैलेमस, and that is also the control center of this example, hypothalamus। हाइपोथैलेमस के पास अफेरेंट सिग्नल्स आए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है और वो हाइपोथैलेमस इफेरेंट सिग्नल भेजेगा किसकी तरफ? हाइपोथैलेमस जो कि बजाते खुद एक कंट्रोल सेंटर है, वो आगे इफेरेंट सिग्नल भेजेगा किसकी तरफ? इफेक्टर्स की तरफ। और पहला इफेक्टर्स क्या है? हमारी वेसल्स। देखो अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मेरी ब्लड वेसल डायलेट करे, क्योंकि दो काम होंगे। जब भी आपकी ब्लड वेसल डायलेट करेगी तो होगा क्या? आपकी हीट रेडिएट होगी और टेम्परेचर पहले ही कम है तो मैं क्यों हीट को मजीद रेडिएट करवाऊंगा? ठीक है, सो ऑब्वियसली यहाँ पर हमारी ब्लड वेसल्स को क्या होना है? वेसोकंस्ट्रिक्शन हमें क्या करवानी है? वेसोकंस्ट्रिक्शन हमें क्या नहीं करवाना? ब्लड वेसल्स की डायलेशन नहीं करवानी, वेसो डायलेशन की बजाय हमें वेसोकंस्ट्रिक्शन करवानी है ताकि हीट रेडिएट ना हो। और दूसरा ये कि जब भी डायलेशन होगी हमारी वेसल्स की, जब भी हमारी वेसल्स डायलेट होगी ब्लड की, तो वो इन स्वेट ग्लैंड्स को स्वेटनिंग पर मजबूर करेगी। और जब भी आपको पता है हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो इट गिव्स अस अ कूलिंग इफेक्ट। पहले ही टेम्परेचर कम है तो हमें कूलिंग इफेक्ट की जरूरत नहीं है मियां। सो दैट्स व्हाई जब हम वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएंगे तो वो इन स्वेट ग्लैंड्स को इनहिबिट करेगी, स्वेटनिंग की मदद करने में उनको इनहिबिट करेगी, तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी में पसीना नहीं आएगा और कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगा, जो कि हमें चाहिए भी नहीं क्योंकि टेम्परेचर पहले ही कम है। और ये इफेरेंट सिग्नल्स जो कि कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस से आ रहे थे वो हमारे मसल्स के पास आएंगे। देखो जब भी मसल्स शिवर करते हैं ना तो हीट प्रोडक्शन होती है। बेसिकली दे प्रोड्यूसेस द ATP, they generating the ATP। जब भी वो शिवर करेंगे ना तो हीट की प्रोडक्शन होगी। सो ये हाइपोथैलेमस से आने वाला ये इफेरेंट सिग्नल्स जब हमारे मसल्स पे आएंगे तो मसल्स कुछ ना कुछ शिवर करेंगे जिससे कि हीट प्रोड्यूस होगी और वो निगोशिएट करेगी हमारी इस कोल्ड टेम्परेचर के स्टिमुलस को और टेम्परेचर को मेंटेन करेगी। क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें हीट की प्रोडक्शन करनी है, ना कि वेसोडाइलेट करवा के हीट को रेडिएट कराना। इसी तरह जब हमारे पास स्टिमुलस होगा हॉट टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर हमारे पास ज्यादा है, बॉडी के पास टेम्परेचर बॉडी के अराउंड ज्यादा है और रिसेप्टर्स जो कि थर्मोरिसेप्टर्स हैं, द रिसेप्टर्स ऑफ स्किन, वो दोबारा सिग्नल भेजेंगे। कौन से सिग्नल भेजेंगे? आप सब मिलके बताइएगा कौन से सिग्नल भेजेंगे? वो भेजेंगे अफेरेंट सिग्नल। और किसके पास? हाइपोथैलेमस, जो कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की ओर पड़ा है। ये हाइपोथैलेमस जो कि हमारा कंट्रोल सेंटर है वो दोबारा इफेरेंट सिग्नल भेजेगा, ई फॉर इफेरेंट सिग्नल भेजेगा दोबारा हमारी किसके पास? हमारी वेसल्स के पास, जहां पर हम क्या करवाएंगे? वेसोडाइलेशन। क्योंकि हीट ज्यादा है सो हमें हीट की वेसोडाइलेशन, जब भी हमारी वेसल्स डायलेट करेंगी तो ऑब्वियसली हीट रेडिएट होगी, मैंने आपको पहले भी बताया। और दूसरा क्या होगा हमारे पास? ये इन स्वेट ग्लैंड्स को इनहिबिट करने की बजाय उनसे पसीना प्रोड्यूस करवाएगा जिससे कि कूलिंग इफेक्ट आएगा।
हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है, सो वी नीड सम कूलनेस, सम कूलिंग इफेक्ट्स दैट विल नॉर्मलाइज आवर टेम्परेचर टू द नॉर्मल लेवल एज आवर बॉडी रिक्वायर्स। ठीक है, सो ये वेसल डायलेशन एक तो हमारी बॉडी से हीट को, हमारी वेसल से हीट को रेडिएट नहीं करवाएगी, और दूसरा कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करवाएगी। और ये अफेरेंट सिग्नल्स, इफेरेंट मैं भूल जाता हूँ, ई फॉर इफेरेंट सिग्नल्स जब मसल्स के पास आएंगे तो उनकी शिवरिंग नहीं करवाएंगे, यानी कि नॉन शिवरिंग को इनहिबिट करेंगे, क्योंकि हमें शिवरिंग नहीं करवानी, बिकॉज शिवरिंग प्रोड्यूसेस हीट। मैं आपको बता रहा था कि ये एटीपी बेसिकली जनरेट करते हैं शिवरिंग के दौरान। सो हमें शिवरिंग नहीं करवानी। ये जो इफेरेंट सिग्नल है जब हमारे मसल्स के पास आएंगे, व्हेन इट कम्स टू आवर मसल्स इट इनहिबिट्स द शिवरिंग, जिससे कि हीट की प्रोडक्शन नहीं होगी और हमें टेम्परेचर को नॉर्मल करने में मदद मिलेगी। दैट इज द सेकेंड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक कि हमारा स्टिमुलस क्या है, टेम्परेचर कम है तो हमने क्या टेम्परेचर को बढ़ाकर उसे नॉर्मल करना है, टेम्परेचर ज्यादा है दूसरे स्टिमुलस में तो हमें टेम्परेचर को कम करके उसे नॉर्मल करना है। यानी वो फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें हम स्टिमुलस को नेगोशिएट करेंगे उसके अगेंस्ट जाएंगे, उसे हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक। अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको, किधर गया मेरा रजिस्टर, पॉजिटिव